दोस्तों पिछले कुछ टाइम के अंदर आप जानते हैं कि इलेक्शंस चल रहे थे 5 राज्यों के अंदर। तो उनमें से 4 राज्यों के नतीजे हमारे सामने देखने को मिल जाएंगे, जहां पर 3 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी एंड बाकी एक तेलंगाना के अंदर कांग्रेस का हमें विजय होती हुई देखने को मिली है। ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनके बारे में डिस्कस हम करेंगे नहीं। तो डेट है आज की 4 दिसंबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा जो हमें पहले ही पेज के ऊपर देखने को मिला है हिंदू के, दैट इज हाईएस्ट केसेस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस मेक दिल्ली मोस्ट अनसेफ फॉर वुमेन। एक आप जानते होंगे एनसीआरबी के बारे में। सर एनसीआरबी क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है सर। ये आता है कहाँ पर? ये आता है हमारी जो होम मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि एमएचए, उसके अंतर्गत ये आता है। ठीक है। इसके द्वारा एक रिपोर्ट निकाली जाती है जिसका नाम है क्राइम इन इंडिया। ओके सर। ये जो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट है उसके हिसाब से ऐसा पाया गया है कि अगर हम बात करें इंडिया की 19 मेट्रोपॉलिटन सिटीज की, वहां पर सबसे अनसेफ कौन है? सबसे अनसेफ इसमें दिल्ली देखने को मिला है। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि 14,158 इतने इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम वुमेन के अगेंस्ट देखे गए हैं 2022 के अंदर। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहा। तो दिल्ली के अंदर अगर आप नोटिस करोगे हर 1 लाख महिलाओं पे लगभग 187 क्राइम्स हमें देखने को मिले हैं। तो लगातार तीसरे साल दिल्ली एक ऐसा शहर बन गया है जहां सबसे ज्यादा क्राइम्स होते हैं महिलाओं के अगेंस्ट। अब देखो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि पुलिस ने अच्छा काम किया है, बट कहीं ना कहीं एट द सेम टाइम जैसे आप ना लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करवाने की कोशिश करते हो महिलाओं के अंदर कि अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो आगे बढ़कर आए उसको रिपोर्ट करें, तो रिपोर्टिंग भी इंक्रीज हुई है। ठीक है। पहले क्या होता था ना कि कई बार होता ये है कि महिला के अगेंस्ट कुछ वायलेंस हुई, पर उसको महिला ने रिपोर्ट ही नहीं किया क्योंकि उनको पता नहीं है कहाँ रिपोर्ट करना है, कैसे रिपोर्ट करना है। कई बार इस तरह के कुछ इश्यूज आ जाते हैं। पर रिपोर्टिंग इंक्रीज हुई है तो वो एक ठीक बात है कि चलो अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको रिपोर्ट किया जा रहा है। बट एट द सेम टाइम ये जो इतने ज़्यादा नंबर्स हमें देखने को मिले हैं इन्हें डेफिनेटली कम करना बहुत ज़्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे इनमें से ना रेप केसेस भी आप यहाँ पे देख पाओगे, बाकी और चीज़ें भी हैं आपके। क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो गया, चिल्ड्रन हो गया, ठीक है, किडनैपिंग अबडक्शन हो गया। तो ये नंबर्स कहीं न कहीं हमें एक चिंता का विषय ज़रूर देते हैं कि हमें ये नंबर्स को कम करना होगा। आप ध्यान में रखिएगा एक तो नंबर्स थोड़े बहुत, एंड दूसरा एनसीआरबी हमारा आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एंड इट रिलीज अ रिपोर्ट नेम्ड क्राइम इन इंडिया। ठीक है सर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज गजराज सिस्टम। अब ये क्या चीज़ है सर? देखो, आपने क्या कभी मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सुना है? बिल्कुल सुना होगा। ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर आपका ये टॉपिक आप पढ़ते भी हो अपने स्टैटिक पोर्शन के अंदर। तो यहाँ पर ना कई बार कुछ ऐसे इश्यूज आ जाते हैं, जैसे मान लो कि हाथी कई बार ऐसे एरिया में आ गया जहाँ पर ह्यूमन हैबिटेशन थी, तो वहाँ पर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करना हमारे लिए पॉइंट बन जाता है। उसी तरह से एक चीज़ पता क्या होती है? कई बार आपने देखा होगा कि जो हाथी होते हैं ना, वो इस तरह से ट्रेन के ट्रैक के सामने आ जाते हैं एंड उस वजह से अ, उनको मतलब हिट कर जाती है ट्रेन, कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं ट्रेन के साथ, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए ना या हटाने के लिए बेसिकली गजराज सिस्टम का यूज किया जा रहा है, या गजराज, इसका गजराज सुरक्षा भी आप इसको कह सकते हो। सर ये है क्या गजराज सिस्टम? मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर ना जैसे ये हाथी है, ठीक है। अब जब ये हाथी चलता है तो आप जानते हो कि कहीं ना जमीन के ऊपर बहुत उसका वेट पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही अगला स्टेप रखेगा आप जानते हो वो जमीन के अंदर काफी उसका इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल ठीक बात है। और जब हाथी इस तरह से ट्रैक्स के अलॉन्ग मूव करते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या होती हैं? प्रेशर वेव्स जनरेट होती हैं। हाँ सर, प्रेशर वेव्स तो जनरेट होंगी, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो ये जो वाली जो प्रेशर वेव्स यहाँ पे जनरेट हो रही हैं, इनको यहाँ पर गजराज सुरक्षा के द्वारा सेंस किया जाएगा। सर वो कैसे? देखो एक्चुअल में क्या है ना, जो धरती है मतलब आप जानते हो वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर्स आपको देखने को मिलती हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के अंदर क्या होगा ना, कुछ कुछ तरह की जहाँ पे वाइब्रेशंस हमें देखने को मिल जाएंगे। आप देख नोटिस करना, जैसे इनके फुटस्टेप्स मूव करेंगे वहां पर प्रेशर वेव जनरेट होंगी, एंड उस वजह से जो भी वाइब्रेशंस आई ना, वो ऑप्टिकल फाइबर जो केबल्स हैं वो उन वाइब्रेशंस को, वो उन वेरिएशंस को यहाँ पे डिटेक्ट कर लेंगी। और जैसे ही यहाँ पे पता लगेगा कि हाँ यार ये कुछ वाइब्रेशंस, ये कुछ वेरिएशंस यहाँ पे देखने को मिली हैं, तो कहीं ना कहीं हमें पता लग जाएगा कि ये क्यों हुआ होगा। ये इसीलिए हुआ होगा ना क्योंकि वहां पर आर्टिफिशियल, सॉरी, क्योंकि वहां पर कोई ना कोई हाथी रहा होगा। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं हम? एआई ड्रिवन इनिशिएटिव को यूज कर रहे हैं। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से क्या होगा, हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर हाथी है। अकॉर्डिंगली क्या होगा,
हमारा जो डिटेक्शन सिस्टम है ये अलार्म्स दे देगा, किसको? हमारे जो स्टेशन मास्टर होते हैं, जो स्टेशन मास्टर हो गया उसको अलार्म चला गया, तो वो स्टेशन मास्टर यहाँ पर इस गाड़ी के जो भी ट्रेन वगैरह है उसके साथ कोऑर्डिनेट कर पाएगा, उसको बोल पाएगा कि यार हाँ, आगे एरिया के अंदर हाथी है, थोड़ा सा आप केयरफुली चलाइए, थोड़ा सा अपनी रफ्तार को स्लो कर लीजिए, अगर लगता है हाथी ज़्यादा नज़दीक में है तो इसको रोका भी जा सकता है इस ट्रेन को। तो इस तरह की चीज़ें करने के माध्यम से ये है आपका गुजरात सुरक्षा, आपके जो एलिफेंट्स की है ना, वो डेफिनेटली यहाँ पे उनके लिए चीज़ें बन जाएंगी। तो ये एग्जिस्टिंग ऑप्टिक फाइबर केबल्स को एज अ सेंसर की तरह यहाँ पे यूज़ करने की यहाँ पे बात कर रहा है। तो इंडियन रेलवेज ने यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे को चूज़ किया है ताकि वो इस प्रोग्राम को पायलट कर पाए और इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाए। तो जैसा मैंने आपको बताया था, एक तरह से अलार्म हो जाएगा और इससे सभी को यहाँ पे एक तरह से अलर्ट मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपस में आने वाले एरिया के अंदर काफ़ी खतरा है। ठीक है, आगे चलते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। देखो, हमारे जो हिस्ट्री ऑप्शनल का बैच है, ठीक है, वो बहुत जल्द वो स्टार्ट हो चुका है बेसिकली। और पहले 3 दिन 4 दिसंबर, 5 दिसंबर और 6 दिसंबर आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं। आप डेफिनेटली इन फ्री क्लासेस को अटेंड कीजिए, देखिए कि किस तरह से ये सब्जेक्ट, ये जो हिस्ट्री ऑप्शनल की बात कर रहा हूँ, किस तरह से ये पढ़ाया जाता है, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे सिलेबस कवरेज होगा, एंड बाकी क्लासेस के अंदर कितना आपको मज़ा आ रहा है। इनको डेफिनेटली आप चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इसका लिंक दे दिया है, तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे जाके आप यहाँ पे क्लिक करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज 91st इंटरपोल जनरल असेंबली। सर ये क्या बात है? देखो, इंडियन डेलीगेशन के द्वारा 91st इंटरपोल जनरल असेंबली को अटेंड किया गया, कहाँ? वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर। अब एक्चुअल में अगर 91st यहाँ पे है ना, कहाँ पे? ऑस्ट्रिया के अंदर। जो इसका पिछला वाला था 90th जो मैं बात कर रहा हूँ, तो 90th कहाँ हुआ था? वो 90th हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर ही हुआ था, दिल्ली के अंदर। तो अक्टूबर 2022 में ये चीज़ हुई थी। वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बात करी गई थी, करप्शन के अगेंस्ट कैसे हो, फाइनेंशियल क्राइम्स हो गया, ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो गया, इसके अगेंस्ट कैसे सारी कंट्रीज मिलकर साथ में काम करें, ये बात हुई थी 90th इंटरपोल जनरल असेंबली के अंदर। अभी अभी क्या चल रहा है? 91st वाला चल रहा है। देखो, इंटरपोल आप समझो, मैंने वैसे पढ़ाया हुआ है पहले भी। इंटरपोल इज व्हाट? इंटरपोल इज इंटरनेशनल पुलिस, ठीक है, या फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो ये होता है इंटरपोल। तो आप नोटिस कर रहे हो कि कुछ ऐसे क्राइम्स होते हैं दुनिया भर में, तो यहाँ पर हमें अलग अलग कंट्रीज के आपस में कोलैबोरेशन होना इंपॉर्टेंट है दुनिया भर के अंदर क्राइम्स को मैनेज करने के लिए। तो उसकी के लिए एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इंटरपोल, जहाँ पर आपको 195 देश देखने को मिल जाएंगे। तो ये यहाँ की जो पुलिस होती है आपस में वर्क करती है साथ में मिलकर दुनिया को और बेहतर बनाने की, ताकि आपस में क्राइम्स और क्रिमिनल्स का डेटा शेयर किया जा पाए। तो इसके लिए इंटरपोल है। स्टार्ट कब हुआ था? ये 1923 के अंदर। इसके हेडक्वार्टर्स आपको लियोन, फ्रांस के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था कब? 1949 के अंदर। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंडिया की तरफ से जो सीबीआई है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो यहाँ पर कोऑर्डिनेट करती है इंटरपोल के साथ। तो कोई आपसे पूछे कि इंटरपोल के साथ कौन कोऑर्डिनेट करता है इंडिया की तरफ से, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ पर ना लास्ट मंथ ही हमने बहुत सारे नोटिस मैंने आपको पढ़ाए थे, जैसे रेड नोटिस हो गया, येलो नोटिस, ब्लू नोटिस, ब्लैक नोटिस, ग्रीन नोटिस, ऑरेंज नोटिस, पर्पल नोटिस। होता क्या है ना, ये अलग अलग नोटिस के माध्यम से क्या किया जाता है, आपका जब कोलेबोरेशन हो रही है कंट्रीज के बीच में, कोऑर्डिनेशन वो करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो उनको किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन नोटिस के हिसाब से हो सकती है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो रेड नोटिस इशू किया, तो कहीं ना कहीं किसी पर्सन को अरेस्ट करना हो, ठीक है, तो उसके लिए रेड नोटिस यहाँ पे इशू किया जाता है। येलो नोटिस के माध्यम से मिसिंग पर्सन को लोकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ब्लू नोटिस तब इशू करते हैं जब थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन किसी के बारे में चाहिए होती है। अगर मान लो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ब्लैक नोटिस हो गया। उसी की तरह से एक ग्रीन नोटिस होता है ताकि एक वार्निंग दी जा पाए। ऑरेंज नोटिस के अंदर आपके किसी इवेंट के रिगार्डिंग, ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग, या फिर किसी पब्लिक सेफ्टी को थ्रेट है, वहां पर इनको रिगार्डिंग वार्निंग दे सकते हैं। एंड लास्टली पर्पल नोटिस के अंदर क्या होता है ना, मॉडस ऑपरेंडी के ऊपर इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि किस तरह से क्या तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है क्राइम के लिए, क्या उनका वे ऑफ वर्किंग क्या है, ये होता है मॉडस ऑपरेंडी। तो इस तरह से बहुत सारे इस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट नोटिस देखने को मिल जाएंगे। अभी लास्ट मंथ जो आई थिंक हमने डिस्कस किया था, वो रेड नोटिस यहाँ पे डिस्कस किया था। तो इंडिया की तरफ से जब मैं बात कर रहा था ना कि सीबीआई है, तो सीबीआई के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। सीबीआई इज व्हाट? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक रिमार्स एंड पेंशन के अंतर्गत यहाँ पे आती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसकी जो पावर्स है ना, वो डिराइव कहाँ से होती हैं? डीएसपी एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, यहाँ से इसको पावर्स मिलती हैं। पर मैंने ये नहीं कहा कि इस एक्ट के द्वारा ये बॉडी बनी है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, दिस इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, इस एक्ट से पावर ड्राइव जरूर होती है, बट दिस इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी।
1962 से 64 के बीच में एक कमेटी बनी थी, संथनम कमेटी, कि करप्शन को कैसे प्रिवेंट करें। उसी ने रिकमेंड किया था कि इस तरह की हमारे पास बॉडी होनी चाहिए। तो उसी के बाद यहाँ पे हमें सीबीआई देखने को मिल जाती है, जो कि इंडिया की प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी है। तो ये कुछ पॉइंटर है सीबीआई के रिगार्डिंग जो आपको पता होने चाहिए। बाकी देखो, इंडिया भी डेफिनेटली एंगेज करता है, सीबीआई एंगेज करता है। पिछले साल भी हमने अच्छा एंगेज किया था। ठीक है, दिल्ली सेक्शन के अंदर ही क्या हुआ था, इंटरपोल के द्वारा पहली जो ग्लोबल क्राइम ट्रेंड रिपोर्ट थी उसको रिलीज किया गया। एंड साथ ही साथ अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर ना आपके अलग अलग लीडरशिप प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग हब्स, ये भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ताकि कहीं ना कहीं एक प्रॉपर ट्रेनिंग हब की तरह यहाँ पर हम यहाँ पे वर्क कर पाएँ। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको यहाँ पे चीज़ें पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड एक्सप्रेसवे। तो यहाँ पर क्या हुआ है ना, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 1700 हेक्टेयर लैंड यहाँ पे अलग से रख दी है बुंदेलखंड एक्सप्रेस के अलॉन्ग, ताकि कहीं ना कहीं वहां पर ना सोलर एनर्जी प्लांट्स को यहाँ पे सेटअप किया जा पाए। अब देखिए, क्योंकि एक्सप्रेस वे के अलॉन्ग ना इस तरह से पूरे लैंड के ऊपर मतलब सोलर एनर्जी प्लांट्स को यहाँ पे सेटअप किया जाएगा, ठीक है, मेजर लैंड के ऊपर, काफ़ी एरिया के ऊपर। तो यहाँ पर इंडिया का ये पहला सोलर पावर्ड एक्सप्रेस वे हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। थोड़ा सा पहले मैं आपको ना बुंदेलखंड एक्सप्रेस के बारे में बता देता हूँ। दरअसल में आप यहाँ पे नोटिस करना, तो ये वाला एरिया, ठीक है ना, ये जो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दे रहा हूँ, दिस इज बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। काफ़ी जल्दी इसको कंप्लीट किया गया था, लगभग 28 महीने के अंदर ये वाला पूरा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे कंप्लीट हो गया था। लास्ट ईयर ये ऑपरेशनल भी हो चुका है। और यहाँ पर आप नोटिस करोगे, यहाँ से आपको यमुना एक्सप्रेस भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा मेजर एरिया के अंदर। फिर आगरा से आगे तक लखनऊ आगरा एक्सप्रेस भी आपको देखने को मिलता है। तो उसी के साथ यहाँ पे कनेक्टिविटी है इस चीज़ की। तो यहाँ पर ये जो आपका बुंदेलखंड वाला रीजन है ना, कुछ पार्ट तो आपका डेफिनेटली बुंदेलखंड का आपका यूपी में आता है, कुछ पार्ट आपका मध्य प्रदेश में भी आता है, पर ये वाला जो पार्ट है वो आपको यूपी में देखने को मिल जाएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का। तो ये है, ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एक 4 लेन हाईवे आपको एक्सप्रेसवे देखने को मिल जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पर इसके माध्यम से जब हम सोलर पावर्ड एक्सप्रेसवे यहाँ पे इसको बना रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे आप खुद नोटिस करो कि एक तो यहाँ पर जब बनेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने व्हीकल्स को चार्ज कर पाओगे, जो ई व्हीकल्स होते हैं। तो इससे ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी को यहाँ पर प्रमोशन मिलेगा। एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो भी घरों की यहाँ पे एनर्जी नीड्स होंगी, लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, वो सारी चीज़ों को भी यहाँ पे केटर किया जा पाएगा। साथ ही साथ आप नोटिस करो ना, तो आपके जो बहुत बड़े बड़े जो लार्ज पावर कंज्यूमर्स होते हैं, जिनकी 1 मेगावाट से भी ज़्यादा की कहीं न कहीं लोड होता है, तो वो भी यहाँ पे इससे चीपर पावर यहाँ पे खरीद पाएँगे डायरेक्टली पावर प्रोड्यूसर से। तो उसके थ्रू भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ग्रीन एनर्जी का भी हो गया, उसी को ओपन एक्सेस बोलते हैं, ठीक है ना? तो कार्बन एमिशंस भी कहीं न कहीं कम हो जाएँगे, एनर्जी कॉस्ट कम होगी। तो ये सारे फ़ायदे हमें देखने को मिलेंगे विद रिगार्ड्स टू दिस इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर्ड एक्सप्रेसवे। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ पाकिस्तान बीट्स इंडिया टू सिक्योर द वाइस चेयर पोस्ट एट यूनेस्को। हाँ, सही पढ़ा आपने कि पाकिस्तान ने इंडिया को बीट किया है वाइस चेयर पोस्ट एट यूनेस्को को यहाँ पे पाने के लिए। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, पहले यूनेस्को को समझ लो, फिर आएंगे कि आखिर ये मुद्दा हुआ क्या है। देखो, पहली बात तो समझो कि यूनेस्को है क्या। यूनेस्को है हमारा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 1945 के अंदर। इसके हेडक्वार्टर आपको पेरिस फ्रांस के अंदर मिल जाएंगे। तो जैसा नाम में लिखा गया है ना, एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरह ये काम करता है कि दुनिया में पीस एंड सिक्योरिटी को एस्टैब्लिश करे बाय इंश्योरिंग कि एजुकेशन, साइंस, कल्चर, कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन, इनके अंदर यहाँ पे कॉपरेशन इंक्रीज हो पाए। ठीक है, टोटल 194 यहाँ पे मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसके आप और भी चीज़ें नोटिस कर सकते हो, जैसे 1 वोट पर कंट्री यहाँ पे होता है। और इसकी ये 6 यहाँ पे लैंग्वेजेस यहाँ पे इसके अंतर्गत देखने को मिलती हैं, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। ठीक है, तो इसकी एक जनरल कॉन्फ्रेंस मतलब होती है, जहाँ पर हर 2 साल बाद ये लोग मिलते हैं, जो भी इनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। एक होता है इनका एग्जीक्यूटिव बोर्ड। अब देखो यार, बात तो कर दी आपने, सारी कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन हो गया, पर एक बोर्ड भी तो होना चाहिए जो एक्चुअल में इसका काम करे, जो प्रॉपर चीज़ों को मैनेज करे। तो वो क्या है? वो आपका एग्जीक्यूटिव बोर्ड है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर क्या होते हैं, आपके टोटल 58 मेंबर कंट्रीज़ देखने को मिल जाएँगी। सारी कंट्रीज़ उसका पार्ट नहीं है एग्जीक्यूटिव बोर्ड का, ऑब्वियसली 58 मेंबर कंट्रीज़ यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो ये जो मेंबर कंट्रीज़ होती हैं, जो 58 मेंबर जो कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड का पार्ट है, इनकी टर्म होती है 4 साल की। ये मिलकर सारी चीज़ें कहीं न कहीं रन करती हैं, चीज़ें यहाँ पे वर्क अराउंड करने की कोशिश करती हैं कि चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। ठीक है, तो अभी पता क्या हुआ, ये जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड वाली जो कंट्रीज़ होती हैं, जो 58 कंट्रीज़ होती हैं, ये मिलकर डिसाइड करती हैं कि भैया हमारे यहाँ पे वाइस चेयर कौन होना चाहिए। ठीक है, जैसे चेयरमैन हो गया, उसी तरह से एक चेयरमैन होता है, बाकी 6 के करीब-करीब वाइस चेयर यहाँ पे होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा था ना, जो हमारा इस एशिया वाला जो एरिया है, वहाँ पर इसके रिगार्डिंग वोटिंग चल रही थी
कि वाइस चेयर कौन होगा, और एक तरफ था इंडिया और एक तरफ था पाकिस्तान। इस वोट ने इंडिया को काफ़ी ज़्यादा शॉक में डाल दिया, क्योंकि इस वोट के अंदर इंडिया हार गया। हाँ जी, पाकिस्तान से इंडिया हार गया। पाकिस्तान की वोटिंग आई 38 उनके फेवर के अंदर, इंडिया के फेवर के अंदर आए वोट्स 18। ऐसा क्यों हुआ? देखो, एक्चुअल में बताया जा रहा है कि जैसे हम बात करते हैं ना हमेशा ग्लोबल साउथ, बहुत पिछले 1 डेढ़ साल में तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में सुनने को मिला कि इंडिया लीडर है ग्लोबल साउथ का। पर ऐसा बताया जा रहा है कि जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ थी ना, उन्होंने इंडिया का साथ नहीं दिया, उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। इंडियन डिप्लोमेट्स के लिए भी अपने आप एक मेजर सेटबैक था कि ऐसा कैसे हो गया, पर अभी तक यही बताया जा रहा है। देखो, अभी तक यही बताया जा रहा है, क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि रीज़न बीइंग ये जो वोटिंग होती है ना, ये एक सीक्रेट वोटिंग होती है। तो हमें एक्चुअल में नहीं पता कि किसने हमारे अगेंस्ट वोट डाला है, पर ऐसा बताया यही जा रहा है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, उन्होंने यहाँ पे इंडिया का सपोर्ट किया, पर जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ थी, उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान का साथ दिया है, जिस वजह से वो सिलेक्ट हो गया है। क्या ये बात क्लियर रही? ठीक है। तो इंडिया और यूनेस्को के बारे में बात करें, देखो अब तो थोड़ा चीज़ें बदल गई हैं, बट इंडिया 1946 के इसका मेंबर रहा है, ठीक है? और इसकी जो हमारे यहाँ पे इंडियन नेशनल कमीशन फॉर कोऑपरेशन विद यूनेस्को, ये यहाँ पे प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटिंग बॉडी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे। बाकी आप जानते हो यूनेस्को की जब हम बात करते हैं, हमने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हम जानते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दुर्गा पूजा कोलकाता को यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर अभी रिसेंटली यहाँ पे इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया था। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं, आपको पता होने चाहिए कि यूनेस्को आखिर होता क्या है एंड किस तरह से इसका वोटिंग सिस्टम वर्क करता है। ये सारे पॉइंटर्स हमने यहाँ पे डिस्कस करे। एक और टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज यूएनएफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा बताया गया है कि एग्रीकल्चर सबसे ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो कि क्लाइमेट की वजह से इफेक्ट हुआ है। आप जानते होंगे अभी कॉप 28 चल ही रहा है, ठीक है, दुबई के अंदर, हमने डिस्कस भी किया था थोड़ा इसको। तो यूएन का जो एफएओ है ना, उसने एक स्टडी को यहाँ पे रिलीज करा है। उस स्टडी के अंतर्गत ये पाया गया है कि जो एग्री फूड सिस्टम्स होते हैं और जो कम्युनिटीज़ हैं, कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के साथ सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आया है, वो इसी के ऊपर आया है, जो कि इन्होंने बताया है कि लगभग 40% कंट्रीज ने ना इकोनॉमिक लॉस को फेस किया है क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है ना। उसी तरह से जब हम बात करते हैं क्लाइमेट एक्शन प्लान्स की, ठीक है, तो वहाँ पे हम लॉस एंड डैमेज की यहाँ पे बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर उसमें सबसे एक मेजर सेक्टर बन जाता है। देखो, जब मैं बात करता हूँ ना लॉस एंड डैमेज की, तो आप जानते होंगे कि कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है? डेवलप्ड कंट्रीज़। पर कहीं ना कहीं आज के समय के अगर आप नोटिस करोगे ना, तो बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो हैविली वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज की वजह से, चाहे वो ड्रॉट्स हो गया, ठीक है ना, आपके और बहुत सारे जो ड्रॉट्स हो गया, राइजिंग सी लेवल हो गया, फ्लड्स हो गया, साइक्लोन्स हो गया, इस तरह की चीज़ों के ऊपर। तो कहीं ना कहीं लॉस एंड डैमेज फंड उसी के रिगार्डिंग है कि एक ऐसा फंड जिसके अंदर कुछ पैसा हो, ग्लोबल फाइनेंशियल पैकेज, ताकि कहीं ना कहीं जिन कंट्रीज़ के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है क्लाइमेट चेंज का, उसके रिगार्डिंग उस फंड से यहाँ पे उनको हेल्प यहाँ पे करी जा पाए। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं, आपको पता होने चाहिए। तो इसी का नाम क्या है? एमिरेट्स डिक्लेरेशन। तो ध्यान रखना, ठीक है, इसको अनाउंस किया था स्पेशल सेशन के ऊपर। यहाँ पे फोकस यही है कि ग्लोबल फूड सिस्टम के रिगार्डिंग हम यहाँ पे प्रॉपर एक्शंस लें, ठीक है। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे जो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जो मेजरली रिस्पॉन्सिबल हैं और फूड सिस्टम्स के ऊपर साथ साथ डिपेंडेंट हैं, वो यहाँ पे इंक्लूड हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे टोटल 134 कंट्रीज ने कमिटमेंट करी है ताकि वो अपने फूड को यहाँ पे इंटीग्रेट कर पाएँ अपने क्लाइमेट डेवलपमेंट प्लान्स के साथ, जो एनडीसीज होते हैं, नेशनल क्लाइमेट कंट्रीब्यूशन बाय 2025। इसी का नाम है क्या? एमिरेट्स डिक्लेरेशन, ठीक है। बाकी टेक्निकल कॉपरेशन भी है, पर मेजरली आपको ना यहाँ पे एमिरेट्स डिक्लेरेशन का अर्थ पता होना चाहिए और यूएनएफएओ ने क्या बोला है, ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। तो ये थी आज की डिस्कशन। इसी डिस्कशन के ऊपर कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जिसका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे कि आपके हिसाब से कौन सा ठीक है एंड कौन सा गलत है, राइट। सैटरडे को जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका मैं आंसर बताता हूँ। एक था परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ठीक है ना, तो इसका अगर डेटा हम बात करें, क्या एनएसओ रिलीज करते हैं? नहीं, ये एसएनपी ग्लोबल के द्वारा यहाँ पे रिलीज किया जाता है, या फिर आईएचएस मार्केट। मैंने उस दिन समझा चुका हूँ, तो पहला आपका फॉल्स हो जाएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करें तो क्या आंध्र प्रदेश के रिगार्डिंग डिस्कस किया था? नहीं, ये आपका नागालैंड के पर्सपेक्टिव में हमने यहाँ पे डिस्कशन करी थी। तीसरा, मलेरिया डिजीज की बात करें तो क्या एडिस एजिप्टी मॉस्किटो की बात हो रही है? नहीं, यहाँ पर हमने फीमेल एनोफ्लिस जो मॉस्किटो होता है उसकी यहाँ पे बात करी, तो तीनों स्टेटमेंट आपके फॉल्स हो जाएंगे। आज के होमवर्क आपको दे रहा हूँ वो है कॉप का थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड, मतलब रेदर आई शुड से थोड़ा हिस्ट्री। बेसिकली ना ये इन्वायरमेंट का आपका स्टैटिक पोर्शन है। इन्वायरमेंट के स्टैटिक पोर्शन में आप ये सारी चीजें पढ़ते हो, कॉप 21, कॉप 24, मतलब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कॉप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो क्या ये जो सामने लिखा हुआ है ये सही लिखा है या गलत लिखा है, इसका आंसर मुझे आप नीचे कॉमेंट्स में बताओगे। दूसरा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ एक्सरे फ्लोरीमीटर सैटेलाइट के बारे में। थोड़ा सा ये ना मैं समझाऊंगा इसको कल, ठीक है ना, अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं तो कल मैं आपको इसको समझा दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन के माध्यम में लाने का ये टॉपिक मेरा उद्देश्य यही है
ये आपको पता लग पाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी यहाँ से फ्रेम कर सकता है। क्योंकि कई बार ना हम टॉपिक पढ़ लेते हैं पर समझ नहीं आता यार कि टॉपिक पढ़ तो लिया पर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है यूपीएससी। तो वो माध्यम भी मतलब वो तरीका भी यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के अंदर पता लग जाता है। बाकी जो मैंने आपको होमवर्क दिया था फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग, पहला कह रहा है कि इसकी रिकमेंडेशंस बाइंडिंग होती हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसकी जो रिकमेंडेशन है वो एडवाइजरी होती हैं, ठीक है ना। याद करो हमने देखा था आर्टिकल 280 के अंतर्गत देखा था फाइनेंस कमीशन क्या है, एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे दूसरी बात कह रहा है कि ये मेंबर्स होते हैं वो एलिजिबल नहीं होते रीअपॉइंटमेंट के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप जानते हो फाइनेंस कमीशन के अंदर एक चेयरमैन और 4 अदर मेंबर्स होते हैं जिनको कौन अपॉइंट करता है, जिनको हमारे प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पर ये अपॉइंटमेंट के लिए सॉरी रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाएंगी। तो नॉट करेक्ट पूछा था, तो अकॉर्डिंगली आप इसका आंसर बता सकते हो, ठीक है ना। तो ये मैंने यही पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिख के दे दिए हैं। आईएलओ की बात करें, देखो अगर आपने ना आई थिंक यूपीएससी का पीवाई की मुझे याद तो नहीं आ रहा, आई थिंक 2019 की बात है, मे बी एक आधा साल ऊपर नीचे हो सकता है। वहां पर ना यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि अभी रिसेंटली 138 और 182 जो कन्वेंशन थी वो न्यूज में थी, वो किसके साथ लिंक थी, ठीक है। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। तो उसी से इंस्पायर्ड मैंने आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम करवाया था। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे ना तो होता क्या है, पहले तो मैं आपको थोड़ा आईएलओ के बारे में बता देता हूँ। आईएलओ क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बनी कब थी सर ये 1919 में बाय द ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, ठीक है। जब आपको जानते हो ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब ये इसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज पता क्या है, ये एक ट्राईपार्टाइट आपको प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती है। ट्राईपार्टाइट का मतलब क्या, यानी कि यहाँ पे 3 पार्टीज आपको देखने को मिल जाएगी। एक तो देखो आपकी सरकार हो गया, एक आपकी ट्रेड यूनियन हो गया, और साथ ही साथ आपके जैसे एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयज वो सारे भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से ट्राई पार्टाइल प्रिंसिपल के ऊपर यहाँ पे काम करती है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंडिया ध्यान में रखना, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, जी हाँ बिल्कुल। 1919 में फाउंड हुई थी बट इंडिया तभी से ही इसका यहाँ पे आपको मेंबर देखने को मिल जाएगा। ये जो सारी आपके सामने आईएलओ की कन्वेंशन लिखी हुई ना, ये सारी की सारी रेटिफाई कर दी थी। ये जब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था वो इसलिए पूछा था क्योंकि उस टाइम इंडिया ने आई थिंक इन दोनों को रेटिफाई किया था, तो ये न्यूज में बहुत ज्यादा था। तो यूपीएससी ने बहुत डिटेल में नहीं पूछा, बस ये पूछा कि अच्छा ये वाली कन्वेंशन हैं ये किस चीज के साथ लिंक्ड है। तो अगर बस इतना भी आपको पता होता था ना कि हाँ यार ये किस चीज का लिंक्ड है, तो आपका आंसर बन जाता। बाकी डेफिनेटली देखो आईएलओ ने काफी अच्छा काम किया है। 1969 के अंदर इसको यहाँ पे नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है ना। इसके आपको हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिल जाते हैं। काम इसका यही है कि आपके ना जो ह्यूमन एंड लेबर राइट्स हैं इनको कहीं ना कहीं अच्छे से हम यहाँ पे प्रोटेक्ट करें, उनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दें। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। एंड साथ ही 1946 के अंदर स्पेशल एजेंसी यहाँ पे बन गई थी, ठीक है। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली ऑफिशियल पे जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। सो कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।